कहते हैं प्रेम सरहदें नहीं देखता, ना जाति, ना धर्म, ना सत्ता, ना रंग। राजा का भेद। इतिहास में ऐसी कई कहानियां दर्ज है जहां प्रेम ने हर बंदिश को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन समाज और परिस्थितियों ने उसे चुनौती दी। यह कहानी भी एक ऐसे ही प्रेम की है जो समय के कठोर बंधनों में उलझा, लेकिन उसकी लौ कभी बुझी नहीं। यह कहानी है राजा आदित्य प्रताप की, एक शक्तिशाली सम्राट जिसने अपने पराक्रम से विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन युद्धों और राजकाज की जिम्मेदारियों के बीच उसकी जिंदगी में कुछ अधूरापन था। वह कभी जान ही नहीं पाया कि उसके हृदय में जो खालीपन है वह दरअसल प्रेम का अभाव था। और यह कहानी है बंजारन संध्या की, एक खूबसूरत स्वच्छंद आत्मा जिसकी दुनिया महलों और सिंहासन में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे थी। वह जंगलों की हवाओं के साथ नाचती, अपने गीतों से पत्थर दिलों को भी पिघला देती। उसके कदमों में बेड़ियां नहीं थीं, उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि एक दिन उसका जीवन किसी राजा की प्रेम कहानी का हिस्सा बन जाएगा। गर्मियों की शाम थी, आकाश पर गहरा लाल रंग छाया था, जैसे सूरज अपनी आखिरी किरणों से धरती को विदाई दे रहा हो। राजगढ़ के राजमहल में भव्य उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। महल के आंगन में झिलमिलाते दीपक जलाए जा रहे थे। फूलों की मालाओं से सजे स्तंभों से मंद सुगंध बह रही थी और दरबारी अपने शानदार रेशमी वस्त्रों में जगमगा रहे थे। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण था, क्योंकि यह उत्सव महाराज आदित्य प्रताप की विजय का था। हाल ही में उन्होंने विराटनगर के शासक को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। महाराज आदित्य प्रताप अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि कुशल रणनीतिकार और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी तलवार न जाने कितनी रणभूमि रक्त रंजित हुई थी और उनके परचम के नीचे कई राज्य झुक चुके थे, लेकिन शक्ति और वैभव के इस शिखर पर भी उनके हृदय में एक अधूरापन था। उन्हें कभी किसी ने प्रेम नहीं किया था। निष्कपट निस्वार्थ किसी स्वप्न की तरह उन्हें हमेशा आदर मिला, भय मिला, सम्मान मिला, लेकिन प्रेम की अनुभूति उन्होंने कभी नहीं की। महल के भीतर दरबार सजा था, एक के बाद एक। नृत्यकी अपनी प्रस्तुतियां दे रही थीं, संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, पर आदित्य प्रताप का मन कहीं और था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, मानो कुछ खोज रहे हों, कुछ अनजाना जो उन्हें अब तक नहीं मिला। वह अपनी गद्दी पर बैठे कलाकारों को देख रहे थे, लेकिन उनका मन वहां नहीं था। तभी महल के द्वार से एक नया दल प्रवेश करता है। बंजारों का एक समूह जो दूर दराज के क्षेत्रों से आया था। यह लोग गीत, नृत्य और संगीत में निपुण थे और अपने प्रदर्शन से किसी भी सभा को जीवंत बना सकते थे। लेकिन इस दल में एक लड़की थी जिसने दरबार में प्रवेश करते ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। उसका नाम संध्या था। वह साधारण नहीं थी। उसके लंबे घुंघराले बाल उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसकी चाल में एक अद्भुत मादकता थी। उसकी कमर में बंधी छोटी छोटी घंटियां हर कदम पर हल्की नकार करतीं, जैसे हवा के साथ कोई गीत गा रही हो। जब संध्या ने मंच पर कदम रखा तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज आदित्य प्रताप की आंखें उसी पर टिक गईं। उन्होंने अपने जीवन में कई सुंदरियों को देखा था, लेकिन संध्या में कुछ और था। कोई रहस्य, कोई सम्मोहन, कोई जादू जो उन्हें बांध रहा था। संध्या ने जैसे ही नृत्य शुरू किया, लगता था कि समय थम गया हो। उसकी हरकतों में इतनी सहजता थी मानो वह स्वयं प्रकृति का हिस्सा हो। उसके पैर ताल के साथ ऐसे थिरक रहे थे जैसे हवा और धरती का संगम हो रहा हो। उसकी बाहें जब खुल तो लगता मानो आकाश स्वयं उसका आलिंगन करने आ गया हो। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था जो दरबार में बैठे हर व्यक्ति को अपनी ओर खींच रहा था। राजा की आंखें उसी पर टिकी थीं। वे उसकी हर हरकत को देख रहे थे, उसकी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आकर्षण कैसा है। क्या यह उसके सौंदर्य का प्रभाव था या उसकी स्वतंत्रता की भावना जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। नृत्य समाप्त हुआ।
दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन आदित्य देव अब भी मौन थे। उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने सेवक को धीरे से इशारा किया और कुछ पल बाद दरबार में घोषणा की गई, बंजारन संध्या को महाराज ने अपने कक्ष में बुलाया है। संध्या ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था। राजा किसी बंजारन से अकेले में क्या बात करना चाहता है, पर उसे यह नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन राजगढ़ का महल अब भी उजाले से दमक रहा था। दीपों की लौ मंद पड़ने लगी थी, लेकिन महल के भीतर आदित्य प्रताप के कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में गुलाब और चंदन की महक घुली हुई थी और महल की ऊंची खिड़कियों से चांद की हल्की रोशनी भीतर आ रही थी। संध्या धीरे धीरे कक्ष में प्रवेश कर रही थी। उसकी आंखों में न कोई भय था, न कोई झंझक। उसके कदम उतने ही आत्मविश्वास से भरे थे जितने किसी खुले मैदान में चलते समय होते थे। आदित्य प्रताप ने जब उसे भीतर आते देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वह लंबे समय से किसी से प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन इस लड़की में कुछ था जो उन्हें अपने करीब खींच रहा था। तुम्हारा नृत्य अद्भुत था, आदित्य प्रताप ने कहा। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। हम बंजारों के लिए नृत्य सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह हमारा जीवन है। महाराज, आदित्य प्रताप को उसके शब्दों में छिपी गहराई महसूस हुई। वह सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा थी जो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती थी। उन्होंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, मानो वह किसी बंदिश को तोड़ने के लिए ही जन्मी हो। तुम्हारा जीवन कैसा है? संध्या राजा ने पूछा। संध्या ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, हमारे लिए हर दिन नया होता है महाराज। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते नाचते हैं, गाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास ना कोई महल होता है, ना कोई निश्चित ठिकाना, पर हां, हमारे पास आसमान की खुली छत होती है और धरती की असीम गोद। हम स्वच्छंद हैं। आदित्य प्रताप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनके लिए यह दुनिया नहीं थी, एक ऐसा जीवन जहां कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हारे जीवन में कोई स्थिरता होना चाहिए? राजा ने पूछा। संध्या ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, क्या आसमान को कभी कोई दीवार बांध सकती है महाराज? यह सुनते ही आदित्य प्रताप को जैसे कोई झटका लगा। यह लड़की अलग थी। वह उसे किसी भी दरबारी महिला से नहीं जोड़ सकते थे। वह महल की दीवारों में कैद होने वाली नहीं थी। कुछ क्षणों का मौन दोनों के बीच पसरा रहा। फिर राजा ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन यहीं राजगढ़ में रहो। मेरे अतिथि के रूप में संध्या ने राजा की आंखों में देखा। वह कोई छल नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। फिर भी यह प्रस्ताव उसके लिए असामान्य था। और अगर मैं इनकार कर दूं? उसने धीमे स्वर में पूछा। राजा मुस्कुराए। तो तुम स्वतंत्र हो जाने के लिए, लेकिन मुझे यकीन है कि राजगढ़ तुम्हें जरूर पसंद आएगा। संध्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में हलचल थी। यह पहली बार था जब कोई राजा, जो युद्धों में अजय था, एक बंजारन को रोकना चाहता था, लेकिन बंधन में नहीं, बल्कि खुले दिल से। रात बीत गई, लेकिन इस मुलाकात ने दोनों के मन में एक हलचल जगा दी थी। राजगढ़ में सूर्योदय हमेशा भव्य होता था। राजमहल की ऊंची दीवारों पर पड़ती सुनहरी किरणें, महल के फव्वारे और बगीचों में खिले हजारों फूल। हर दृश्य ऐसा लगता मानो प्रकृति स्वयं यहां सौंदर्य बिखेरने आई हो। लेकिन इस सुबह कुछ अलग था। संध्या के लिए यह पहला दिन था जब उसने खुले आसमान के नीचे नहीं, बल्कि एक भव्य महल की सुरक्षित छाव में आंखें खोली थीं। वह अपने कक्ष की बालकनी में खड़ी थी, जहां से पूरा महल नजर आता था। यहां हर चीज विशाल और भव्य थी। संगमरमर के फर्श, सोने से जड़ी दीवारें, रेशमी पर्दे, सुगंधित धूप और गूंजते मंत्र। लेकिन उसके मन में हलचल थी। क्या वह सही कर रही थी? क्या उसे यहां ठहरना चाहिए था? तभी उसकी सोच को बाधित किया राजमहल की सबसे प्रिय सेविका सावित्री बाई ने
वह राजा आदित्य प्रताप की विश्वासपात्र सेविका थी और महल के नियमों से भलीभांति परिचित थी। महाराज ने आपके लिए नाश्ता भेजा है, देवी सावित्रीबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। संध्या हल्की हंसी के साथ बोली, मैं देवी नहीं, एक बंजारन हूं। हमें राजसी भोजन की आदत नहीं होती। सावित्रीबाई ने उसकी ओर देखा और बोली, महाराज स्वयं चाहते हैं कि आप यहां राजकीय सम्मान के साथ रहे। यह स्थान आपका ही है, जैसे यह राजगढ़ महाराज का है। संध्या मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। महल के आंगन में राजसभा की तैयारियां शुरू हो रही थीं। आदित्य प्रताप पहले से ही वहां उपस्थित थे, लेकिन उनका मन अनमना था। बीती रात से ही उनके विचार संध्या के इर्द गिर्द घूम रहे थे। वह सोच रहे थे कि एक बंजारन का जीवन कैसा होता होगा। क्या सच में खुली हवा में जीने की स्वतंत्रता किसी महल की दीवारों से अधिक सुखद होती है? उसी समय दरबार के बाहर हलचल हुई। संध्या ने प्रवेश किया। वह अब भी अपने पारंपरिक बंजारों के वस्त्र में थी। रंगीन घाघरा, झिलमिलाते चूड़ियों से भरे हाथ, कमर में बंधी छोटी घंटियां और सिर पर झुक हुआ लाल दुपट्टा, उसके भीतर वही आत्मविश्वास था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक प्रश्न था। आदित्य प्रताप ने उसकी ओर देखा। तुम्हें राजगढ़ कैसा लगा? राजा ने पूछा। संध्या ने चारों ओर देखा। बहुत सुंदर, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है। महाराज राजा मुस्कुराए। पूछो, क्या यह महल आपको सच में स्वतंत्रता देता है? सवाल सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। किसी ने आज तक महाराज से ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था। महल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से उनकी स्वतंत्रता पर प्रश्न करें। आदित्य प्रताप कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, शायद नहीं, लेकिन यह महल मेरा उत्तरदायित्व है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। संध्या ने हल्की हंसी के साथ कहा। तो फिर हम में ज्यादा फर्क नहीं है महाराज, मैं भी अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ सकती। राजा ने उसकी आंखों में देखा। उसमें आत्मविश्वास था जो उन्हें चुनौती दे रहा था। लेकिन तुम यहां ठहर सकती हो। संध्या, राजा ने धीरे से कहा। संध्या कुछ देर तक मौन रही, फिर बोली, मैं ठहर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं हर रोज महल से बाहर जाऊंगी? आम लोगों के बीच अपनी दुनिया में मैं एक बंजारन हूं और मैं अपने गीतों और कहानियों से लोगों से जुड़ती हूं। अगर आप मुझसे मेरी दुनिया छीन लेंगे तो मैं यहां नहीं ठहर सकती। राजा सोच में पड़ गए। यह प्रस्ताव अद्वितीय था। कोई भी स्त्री जिसे महल का सम्मान मिले यहां से जाने की शर्त नहीं रखती, लेकिन संध्या अलग थी। कुछ क्षणों बाद राजा ने हामी भर दी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। राजा ने कहा, क्या हर शाम तुम मेरे साथ समय बिताओगी? तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओगी और मैं तुम्हें अपनी संध्या हंस दी। स्वीकार है महाराज। वह नहीं जानती थी कि यह वादा धीरे धीरे दोनों के बीच एक नए रिश्ते को जन्म देने वाला था। एक ऐसा प्रेम जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। राजमहल में अब संध्या के आने की आदत सी हो चुकी थी। पहले जहां हर कोई उसे एक बंजारन के रूप में देखता था, अब वही लोग उसे महाराज आदित्य प्रताप के करीब समझने लगे थे। लेकिन संध्या के लिए महल की यह दीवारें अब भी वैसी ही थीं, भव्य विशाल। परंतु एक पिंजरे जैसी दिन में वह दरबार में उपस्थित रहती। राजमहल के नियमों के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश करती, लेकिन शाम होते ही वह बाहर जाने को आतुर हो उठती और महाराज ने जो वचन दिया था उसे निभाया भी। हर शाम संध्या को महल से बाहर जाने की अनुमति थी, बशर्ते कि वह रात होने से पहले लौट आए। इस व्यवस्था ने महल में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। महाराज आदित्य प्रताप, जो हमेशा गंभीर और अनुशासन प्रिय थे, अब अक्सर संध्या के साथ मुस्कुराते हुए देखे जाते। दोनों की बातचीत लंबे समय तक चलती। महल की बालकनी में, बगीचे में या कभी-कभी महल के विशाल पुस्तकालय में, जहां राजा ने उसे कई दुर्लभ ग्रंथों से परिचित कराया। एक दिन जब सूर्यास्त का समय था, संध्या ने महाराज से पूछा, आपने मुझे कभी यह नहीं बताया कि आपको यह महल कभी बोझ सा लगता है या नहीं? आदित्य प्रताप ने हल्की हंसी के साथ कहा, शासन करना एक उत्तरदायित्व है संध्या। यह कोई बंधन नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है। संध्या ने सिर हिलाया,
पर क्या एक राजा के पास अपने सपने देखने का हक नहीं होता? क्या आपको कभी यह इच्छा नहीं हुई कि आप भी किसी खुले मैदान में, किसी नदी किनारे या किसी पर्वत की चोटी पर जाकर बिना किसी चिंता के जी सके? राजा ने गहरी सांस ली। शायद हुई थी बहुत पहले, लेकिन अब मेरी दुनिया यही महल है और मेरा कर्तव्य इसकी रक्षा करना। संध्या ने उसकी आंखों में झांका। वहां कहीं गहराई में एक छुपा हुआ दर्द था जिसे शायद कोई और महसूस नहीं कर सकता था। अगली शाम जब संध्या महल से बाहर निकली तो हमेशा की तरह राजा महल की ऊंची दीवारों से उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वह अकेली नहीं थी। महल के बाहर एक अजनबी खड़ा था जिसे संध्या पहचानती थी। तू यहां? संध्या ने आश्चर्य से पूछा। अजनबी हंसा। क्यों, तुझे लगा कि तेरा यह नया जीवन हमें भूलने देगा? संध्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह उसका बचपन का मित्र था, शिवा, वही शिवा जो हमेशा उसके साथ बंजारों के दल में गाता बजाता था, जिसने हमेशा उसे अपनी सुरक्षा दी थी। तू अब भी वैसा ही है, संध्या ने कहा। शिवा ने गंभीर स्वर में पूछा, पर तू नहीं रही। तू अब एक बंजारन नहीं, एक रानी जैसी हो गई है। यह महल या राजा, यह तेरा नया जीवन है? संध्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि शिवा उसकी परीक्षा ले रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या उसकी संध्या अब भी वही है जो खुले आसमान के नीचे गाने गाती थी, या अब वह राजमहल की दीवारों में कैद हो चुकी थी। शिवा, मैं अब भी वही हूं, उसने धीरे से कहा। शिवा ने उसे ध्यान से देखा। अगर ऐसा है तो हमारे साथ वापस चल। यहां तेरा क्या काम? यह राजा, यह महल, यह दुनिया तेरी नहीं है। संध्या असमंजस में पड़ गई। क्या सच में यह उसकी दुनिया नहीं थी? क्या आदित्य प्रताप उसका यह रिश्ता केवल कुछ समय का था, या फिर यह कुछ और था? महल लौटने के बाद वह अनमनी सी रही। आदित्य प्रताप ने उसकी बेचैनी भांप ली। रात के समय जब वे बगीचे में टहल रहे थे, उन्होंने पूछा, आज तुम कुछ उलझी हुई लग रही हो। संध्या रुकी, फिर धीरे से बोली, महाराज, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने कर्तव्य और अपने हृदय के बीच संघर्ष महसूस किया हो? राजा गंभीर हो गए। कई बार, लेकिन एक राजा को हमेशा अपने कर्तव्य को चुनना पड़ता है, संध्या ने धीरे से कहा। लेकिन अगर कर्तव्य और हृदय एक ही दिशा में ना हो तो? राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो राजा को सबसे पहले अपने हृदय को चुप कराना पड़ता है। उनकी इस बात ने संध्या को और उलझन में डाल दिया। क्या यही सही था? क्या भावनाएं कभी कर्तव्य से ऊपर नहीं हो सकती? अगले दिन संध्या ने फैसला किया कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर खुद खोजेगी। वह शिवा से मिली और उसे कहा, मुझे अपने साथ ले चल। मैं देखना चाहती हूं कि मेरा असली स्थान कहां है। शिवा ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने बस सिर हिला दिया और संध्या को अपने घोड़े पर बिठा लिया। दोनों बंजारों के दल की ओर निकल पड़े। संध्या को नहीं पता था कि यह यात्रा उसे किस दिशा में ले जाएगी, लेकिन इतना जरूर था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था। जब महल में संध्या के ना लौटने की खबर फैली तो हर कोई अचंभित रह गया। आदित्य प्रताप को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उनके मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी उठी। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया। उसकी तलाश करो, उन्होंने आदेश दिया। मुझे वह किसी भी हालत में वापस चाहिए। सेनापति ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी और अपनी सेना लेकर जंगलों की ओर निकल पड़ा। लेकिन आदित्य प्रताप की बेचैनी कम नहीं हुई। यह केवल किसी व्यक्ति की चिंता नहीं थी, यह कुछ और था। यह शायद वह भावना थी जिसे वह खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। रात भर राजा सो नहीं सके। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि संध्या के बिना यह महल सच में एक पिंजरे जैसा लगता था। उन्होंने पहली बार समझा कि किसी बंजारन की स्वतंत्रता को देखने की आदत पड़ जाए तो फिर उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। और यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष, एक राजा के रूप में, एक पुरुष के रूप में, और सबसे बढ़कर एक प्रेमी के रूप में। अगली सुबह आदित्य प्रताप ने स्वयं अपनी सेना लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के लिए ऐसा कदम नहीं उठाया था, लेकिन संध्या के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खोज नहीं थी,
यह उनके स्वयं के अस्तित्व की परीक्षा थी। इधर संध्या शिवा के साथ बंजारों के पुराने दल में लौट आई थी। दल में सभी ने उसका स्वागत किया, लेकिन कई आंखों में प्रश्न थे। कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सच में वापस आ गई थी। तू सच में वापस आई है? एक वृद्धा ने पूछा। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, हां, दादी मां, पर यह जानने के लिए कि क्या मैं अब भी वही हूं या नहीं। बंजारों के जीवन की वह पुरानी लय अब भी वैसी ही थी। खुला आसमान, संगीतमय रातें और एक अनियंत्रित स्वतंत्र जीवन पर इस बार संध्या के भीतर एक अजीब सा खालीपन था। पहले यह जीवन उसका सब कुछ था, पर अब हर चीज अधूरी लग रही थी। शिवा यह सब देख रहा था। एक रात जब पूरा दल किसी गांव के किनारे अपना तंबू गाड़ चुका था, उसने संध्या से पूछा, तू खुश नहीं लग रही? संध्या ने गहरी सा ली। शायद मैं सच में बदल चुकी हूं। शिवा, शायद वह महल मेरा नहीं था, लेकिन यह भी अब पहले जैसा नहीं लगता। शिवा मुस्कुराया। तो फिर अब क्या करेगी तू? संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या करना है। उधर आदित्य प्रताप और उनकी सेना जंगलों की खाक छान रहे थे। हर मोड़ पर राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक एक गुप्तचर भागता हुआ आया। महाराज, हमें पता चला है कि बंजारों का दल पास के गांव में ठहरा हुआ है। आदित्य प्रताप को जैसे नई ऊर्जा मिल गई। उन्होंने अपनी सेना को वहीं रुकने का आदेश दिया और स्वयं अकेले गांव की ओर बढ़ चले। वह नहीं चाहते थे कि संध्या को वापस लाने के लिए कोई जबरदस्ती हो। जब वह गांव पहुंचे तो उन्होंने दूर से बंजारों के तंबू देखे। एक जलती हुई अलाव के पास संध्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी। आदित्य प्रताप ने धीमे कदमों से आगे बढ़कर कहा। संध्या चौंक कर मुड़ी। जब उसने राजा को देखा तो उसकी आंखों में कई भावनाएं उमड़ आईं। आश्चर्य, चिंता और शायद राहत। राजा ने बिना कोई औपचारिकता के पूछा, तुम चली क्यों आई? संध्या ने नजरें झुका लीं। मैं यह देखने आई थी कि मेरी असली जगह कहां है। राजा ने गहरी सांस ली। और क्या तुम्हें इसका उत्तर मिल गया? संध्या कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। राजा के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। तो क्या मैं तुम्हें यह उत्तर खोजने में मदद कर सकता हूं? संध्या ने राजा की आंखों में देखा। वहां कोई आदेश नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, बस एक सच्चा अनुरोध था। उसने सिर झुका लिया। अगर आप चाहे। राजा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और दोनों चुपचाप महल की ओर लौट चले। लेकिन इस बार यह एक राजकीय आदेश नहीं था, यह एक प्रेम की पुकार थी। लेकिन शिवा को यह स्वीकारना मुश्किल हो रहा था कि संध्या अब बदल चुकी है और महल जा चुकी है। उसके मन में जलन और गुस्सा भर गया था। वह सोचने लगा कि कैसे वह उसे फिर से अपने पास ला सकता है। महल में संध्या धीरे धीरे अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। आदित्य प्रताप उसे पूरा सम्मान और स्वतंत्रता दे रहे थे, लेकिन क्या वह सच में इस नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार थी? शिवा ने आखिरकार तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने बंजारों के कुछ भरोसेमंद लोगों को लेकर महल में गुप्त रूप से प्रवेश करने की योजना बनाई। उसे यकीन था कि संध्या को बस महल से निकालने की जरूरत है और फिर वह उसे अपनी बात समझा लेगा। एक रात जब महल में सन्नाटा था, शिवा और उसके साथी चुपचाप भीतर घुस आए। संध्या के कक्ष के बाहर पहरा था, लेकिन शिवा के पास अपने लोगों की मदद से पहरेदार को बेहोश करने की तरकीब थी। धीरे धीरे वह संध्या के पास पहुंचा। संध्या, उसने फुसफुसाया, चल यहां से निकल, चल, तू यहां खुश नहीं रह सकती, यह जगह तेरे लिए नहीं बनी। संध्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शिवा, तू यहां क्या कर रहा है? यह पागलपन है। शिवा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार संध्या ने उसे झटक दिया। यह महल मेरा घर है। अब शिवा, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं अपनी मर्जी से यहां हूं। शिवा के चेहरे पर निराशा और क्रोध आ गया। तू भूल गई है कि तेरा असली परिवार कौन है। यह तुझे कुछ समय के लिए प्यार दिखा सकता है, लेकिन एक दिन तुझे एहसास होगा कि तूने गलती की। मैं तुझे लेने आया हूं, चल मेरे साथ। संध्या पीछे हटी और सख्त आवाज में बोली, नहीं, यह मेरी जिंदगी है और मैं अब अपनी राह चुन चुकी हूं। तू चला जा।
इससे पहले कि कोई आ जाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य प्रताप को पहले ही इस साजिश की भनक लग चुकी थी। जैसे ही शिवा ने संध्या को फिर से मनाने की कोशिश की, दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। महल के सैनिकों ने कक्ष को घेर लिया और आदित्य प्रताप अंदर आए। उनकी आंखों में क्रोध और अपमान की ज्वाला थी। शिवा, तुमने मेरी सहनशीलता की परीक्षा ली है। तुम्हारी यह गुस्ताखी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवा ने एक आखिरी बार संध्या की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। आदित्य प्रताप ने संकेत दिया और सैनिकों ने शिवा को पकड़ लिया। इसका क्या किया जाए महाराज? एक सैनिक ने पूछा। आदित्य प्रताप ने गहरी सांस ली और कहा, इसे महल से दूर फेंक दो और दोबारा मेरे राज्य की सीमा में कदम ना रखने देना। अगर यह लौटा तो इसकी सजा और भी कठोर होगी। शिवा की हार हो चुकी थी। उसे घसीटकर बाहर ले जाया गया। संध्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में राहत भी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसने जो रास्ता चुना वही सही था। आदित्य प्रताप ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। संध्या ने धीरे से सिर झुका दिया। उसे अब एहसास हो गया था कि वह सच में अपने फैसले पर अडिग है और यह महल ही उसका नया घर बन चुका था। निष्कर्ष समय बीतता गया और संध्या ने महल के जीवन को पूरी तरह अपना लिया। आदित्य प्रताप के साथ उसकी जिंदगी में अब स्थिरता और सम्मान था। वह अब सिर्फ एक बंजारन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपनी तकदीर खुद चुनी थी। शिवा के दिल में हार की कड़वाहट हमेशा के लिए बैठ चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। उसने बंजारों का जीवन फिर से अपना लिया, लेकिन अब उसकी दुनिया अलग थी, जहां संध्या नहीं थी। आदित्य प्रताप और संध्या का प्रेम समय के साथ और गहरा होता गया। आदित्य प्रताप को अब एहसास हो चुका था कि सच्चा प्रेम अधिकार जताने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की स्वतंत्रता और सम्मान में होता है। इस प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वही होता है जो मजबूरी नहीं, बल्कि अपने निर्णयों की आजादी देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही दमदार कहानियां देखना चाहते हो तो हमारे चैनल भक्ति मार्ग एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।